My name is Megha, and in this video we are going to talk about grammar rules. So are you ready for this? चलिए हम ग्रामर रूल से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम 10 रूल्स पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम 5 रूल्स और पढ़ने वाले हैं, 11 to 15. Now let's start it. Rule number 11. Rule number 11 says, whenever the two subjects are connected by, as well as, together with, along with, and not, in addition to, unlike, etc., the verb agrees with the first subject. यानी अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं एज वेल एज से, टुगेदर विद से, अलोंग विद, एंड नॉट, या इन एडिशन टू, या फिर अनलाइक, इन वर्ड्स से अगर दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं तो जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस. The first example is, Rupa as well as her friends wanna join a learning program. इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक्स है? जैसा कि हमारा रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 11 कहता है कि अगर कुछ वर्ड्स आए, जैसे दो सब्जेक्ट्स अगर कनेक्टेड हों एज वेल एज से, टुगेदर विद से, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, अनलाइक, इनसे अगर कोई दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं तो हमारी जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. ठीक है, तो ये सेंटेंस है और ये कनेक्ट हो रहा है एज वेल एज से. ऑलराइट, दो सब्जेक्ट्स हैं और कनेक्ट हो रहा है एज वेल एज से. तो इस सेंटेंस में हमारी जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी. तो यहाँ पे रूपा यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होनी चाहिए वॉन्ट्स, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वॉन्ट, तो इसे हमें एस करना होगा, तो ये हो जाएगा वॉन्ट्स. ऑलराइट, रूपा एज वेल एज हर फ्रेंड्स wants to join a learning program. Now this is correct. Second sentence देखते हैं. Animals as well as plants needs food to survive. Animals के साथ साथ प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. तो यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, कनेक्टेड है एज वेल एज से. तो जैसा कि रूल कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो एज वेल एज से, तो हमारी जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी. तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पर वर्ब क्या लग रही है, सिंगुलर लग रही है. आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखा होगा कि अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं, राइट. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि नीड आना चाहिए. ठीक है, तो ये एस नहीं आएगा यानी, और यहाँ पर एस आएगा क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर था. ऑलराइट, नाउ द थर्ड सेंटेंस इज, द स्टूडेंट्स अलोंग विद द टीचर इज गोइंग फॉर अ पिकनिक. स्टूडेंट्स टीचर के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं. यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर. कनेक्ट किससे कर रहे हैं, अलोंग विद से. अब दो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और अलोंग विद से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो वर्ब लगनी चाहिए वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, जो कि नहीं है. तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा. ऑलराइट, फोर्थ सेंटेंस क्या है, स्टीव टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स वॉज प्लेइंग फुटबॉल. स्टीव अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था. अब यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, स्टीव है और हिज फ्रेंड्स हैं.
कनेक्ट कर रहे हैं टुगेदर विथ से, तो जैसा कि रूल कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगनी चाहिए, तो स्टिल सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लग रही है, इसलिए सेंटेंस एकदम करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ द लास्ट सेंटेंस इज ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स आर फाउंड गिल्टी। फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगनी चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर वर्ब लगी हुई है प्लूरल, तो इसकी जगह आर की जगह हम क्या लगाएंगे, इज। आ गई ये चीज समझ में? अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विद एंड नॉट इस तरह के वर्ड्स से अगर कनेक्टेड हों तो हमारी वर्ब जो लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। एक बार प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट कर पाएँ। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 12। Whenever adverbs like no sooner, hardly, scarcely, etc. are used in the beginning of a sentence, they are always followed by a helping verb. अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग no sooner, hardly, scarcely इस तरह की एडवर्ब से होती है तो उनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, उनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ऑलराइट, hardly, scarcely and barely are followed by when, while no sooner is followed by then। यानी अगर सेंटेंस में hardly, scarcely and barely आ रहा है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे when को, और अगर no sooner आ रहा है सेंटेंस में तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे then। इसका आपको खास ध्यान रखना है। hardly, scarcely या barely से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे when, और no sooner के साथ हम यूज़ करेंगे then। इस तरह के सेंटेंस हम कब बनाते हैं, जब एक एक्शन के जस्ट बाद दूसरा एक्शन हो जाए तब हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ में लेते हैं, no sooner, hardly, scarcely इस तरह के सेंटेंसेस। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज hardly I had seen the thief, then he started running। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, कोई बता सकता है? जैसा कि हमने रूल देखा था कि अगर हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, नो सूनर इस तरह के अगर वर्ड्स हों तो हम उनके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यानी कि ये हैड आगे आना चाहिए था आई के पहले, ठीक है, तो ये हैड कहाँ आएगा, आई के पहले आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के पहले आएगा। हार्डली हैड आई सीन द थीफ देन ही स्टार्टेड रनिंग। इसमें दो मल्टीपल मिस्टेक्स हैं। जैसे हमने बोला था कि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ हम यूज़ करते हैं वैन का, और यहाँ पर देन दिया हुआ है, तो एक चीज़ तो ये गलत हो गई, ठीक है, यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर वैन आएगा। जैसे ही मैंने चोर को देखा उसने भागना शुरू कर दिया, ठीक है। हार्डली हैड आई सीन द थीफ व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग। नाउ द सेकंड सेंटेंस इज scarcely Richard had reached the stage when the audience started running। यहाँ क्या मिस्टेक्स हैं, कोई बता सकता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर मिस्टेक क्या है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में भी सेम मिस्टेक है। स्कैर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कैर्सली के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, जबकि यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो ये हैड क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्कैर्सली के बाद। स्कैर्सली हैड रिचर्ड रिच्ड द स्टेज व्हेन द ऑडियंस स्टार्टेड रनिंग। अब यहाँ पर व्हेन तो सही है, क्योंकि हम हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ हम व्हेन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक मिस्टेक थी कि हेड को सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए था। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज barely had Robin entered the room when Tom started shouting।
इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है क्या? कोई बता सकता है? इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैडली के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, ठीक है, और व्हेन का भी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये एकदम राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नो सूनर हैड द वॉचमैन सीन द चेयरमैन व्हेन ही स्टार्टेड सैल्यूटिंग। नो सूनर के बाद हैड आ रहा है, ये ठीक है। द वॉचमैन सीन द चेयरमैन व्हेन ही स्टार्टेड सैल्यूटिंग। जैसा कि हमने रूल में देखा था कि हम हार्डली, स्कैर्सली और बैरली के साथ व्हेन का यूज़ करते हैं, लेकिन नो सूनर के साथ हम यूज़ करते हैं देन का। अब देन का भी आपको ध्यान रखना है कि THAN वाला देन हमें यूज़ करना है, THEN वाला नहीं। तो ये व्हेन गलत है, हमें यहाँ पर देन का यूज़ करना है। क्योंकि जब भी नो सूनर आता है तो हम उसके साथ देन का यूज़ करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? ऑलराइट, नाउ द लास्ट सेंटेंस इज नो सूनर डिड आई गो टू बेड देन आई फेल स्लीप। नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है ये चीज़, और देन का भी हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये वाला सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। ये रूल सभी को समझ में आ गया? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। थर्टीन जो हमारा रूल है उसमें हम देखेंगे, आप पहले ये बताइए कि इन सेंटेंसेस में कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। आप एक बार सेंटेंसेस को देखें। He gave me a piece of advice. उसने मुझे एक सलाह दी। It is my belief that my students are working very hard. Don't steal the glass of steel. इनमें मिस्टेक्स क्या क्या हैं, कोई बता सकता है मुझे? चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो दो तरह के एडवाइस होते हैं, He gave me a piece of advice, एडवाइस और एडवाइस। अब देखिए, जो CE वाला होता है वो तो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, और SE वाला क्या होता है, वर्ब होता है। अब नाउन क्या होता है? नाउन वो वर्ड होता है जो हमें हु का, हुम का या व्हाट का आंसर देता हो, ठीक है। नाउन क्या होता है? जो हमें हु का, व्हाट का या हुम का आंसर देता हो। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को बोलें, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। अगर हम बोलें उसने मुझे क्या दी, तो व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या दी, सलाह दी। तो यानी क्या आएगा यहाँ पर, नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो एडवाइस आएगा, यानी कि CE वाला आएगा, ADVICE, ठीक है। इसका मतलब होता है सलाह और इसका मतलब होता है सलाह देना। ये चीज़ समझ में आ गई? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ माई बिलीफ दैट माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड। ये मेरा विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ माई बिलीफ, यहाँ पर बिलीफ आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिलीव नहीं आ सकता है, बिलीव तो वर्ब हो जाता है, यहाँ क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। डोंट स्टील द ग्लास ऑफ स्टील, डोंट स्टील द ग्लास ऑफ स्टील, ये सेंटेंस सही है क्या, या इसमें कुछ गड़बड़ है? इसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर जो स्टील आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो स्टील आ रहा है वो एक नाउन है, और यहाँ पर जो स्टील आ रहा है वो क्या है, वर्ब है। तो ये वर्ब वाला जो स्टील है वो यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, और ये वाला जो स्टील है वो यहाँ आना चाहिए था। डोंट स्टील द ग्लास ऑफ स्टील, इस स्टील का मतलब क्या होता है, वर्ब वाले का, यानी चुराना, कोई चीज़ चुराना। और इस स्टील का मतलब क्या है, जैसे ग्लास होता है, स्टील का ग्लास होता है, ठीक है,
तो ये स्टिल तो यहाँ आना चाहिए था और ये स्टिल यहाँ आना चाहिए था। डोंट स्टील द ग्लास ऑफ स्टील, यानी स्टील का ग्लास मत चुराइए। तो स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एरर डिटेक्शन टाइप के क्वेश्चंस में आपके बहुत बार आते हैं। तो इनमें आपको वर्ब का और नाउन का इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी आपको अच्छे से देखनी रहेगी कि स्पेलिंग सही है या गलत है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। हु और होम। हु और होम में कई बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पर हम हु का यूज़ करें और किस जगह हम यूज़ करें होम का। तो चलिए देखते हैं। हु इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हु का यूज़ हम एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन करते हैं। हु जो है वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे, ठीक है। एंड हुम इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हुम का यूज़ हम एज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन करते हैं। हुम एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब आपने ये तो समझ लिया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन इसका यूज़ किस तरह से करना है। अगर हम सेंटेंस में हु की जगह अगर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, तो हम यूज़ करेंगे हु का। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लग सकता है वहाँ पर सेंटेंस में, तो हम यूज़ करेंगे हुम का। एग्जाम्पल्स देखकर समझते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ठीक है। अब सेंटेंस देखते हैं। अली इज़ माई फ्रेंड हु इज़ अ टीचर। अली इज़ माई फ्रेंड हु इज़ अ टीचर। ये सेंटेंस सही है या गलत है? एकदम सही है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर हु नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करती? सब्जेक्टिव प्रोनाउन करती। अली इज़ माई फ्रेंड हु इज़ अ टीचर। अली इज़ माई फ्रेंड ही इज़ अ टीचर। अगर यहाँ पे हु नहीं होता तो मैं क्या यूज़ करती? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी ही यूज़ करती। यानी अगर मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ कर रही हूँ तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर यहाँ पर सेट हो रहा है बिल्कुल, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे हु का, क्योंकि हु जो है वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अली इज़ द मैन हुम आई टोल्ड यू अबाउट। अली वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर यहाँ पर होम नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो मैं क्या लिखती? अली इज़ द मैन, ठीक है। आई टोल्ड, अगर मैं इसको बोलती आई टोल्ड यू अबाउट अली, तो अली क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। या आई टोल्ड यू अबाउट हिम लिखती तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हुम का, क्योंकि हुम जो है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज निहारिका इज़ द गर्ल हु गॉट द जॉब। निहारिका वही लड़की है जिसको जॉब मिली थी। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अगर यहाँ हु नहीं होता तो मैं यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज़ करती, लाइक शी गॉट द जॉब, शी यूज़ करती मैं यहाँ पर। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, शी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए हम हु यूज़ करते हैं या हुम करते हैं? हु का यूज़ करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लास्ट सेंटेंस देखिए। दिस इज़ माई ब्रदर whom you met at our house last month। ये मेरा भाई है जिससे आप मिले थे लास्ट मंथ मेरे घर पर, ठीक है, हमारे घर पर। अब देखिए दिस इज़ माई ब्रदर whom you met, अगर हम इस सेंटेंस को बोलते you met him, ब्रदर के लिए हिम ही आएगा, ठीक है। तो हम जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता हमारा क्या होता? हिम। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हुम, क्योंकि हुम तो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये चारों ही सेंटेंसेस हमारे एकदम सही है।
बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हु जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और whom जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यानी अगर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं किसी जगह तो वहाँ पर हु आएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज़ में ले सकते हैं तो वहाँ पर हम whom का यूज़ करेंगे। Now let's see the next rule. Rule number 15. We use each other and one another to show that each person in a group of two or more people does something to others. Each other और one another किस लिए हम यूज़ करते हैं कि एक दूसरे के लिए हम कोई चीज़ करते हैं तो, ठीक है। जैसे इन दोनों में बिल्कुल एक छोटा सा डिफरेंस है कि इच अदर का यूज़ हम दो लोगों के लिए करते हैं, ठीक है, और वन अनदर का यूज़ हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर इज़ जनरली यूज्ड फॉर टू पीपल while one another is used for more than two people. ऑलराइट, ईच अदर का यूज़ हम दो लोगों के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज़ हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। Now let's see examples. इन दोनों एग्जाम्पल में बताइए कौन सा सही और कौन सा गलत है। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए। Mark and Jen helped one another. Is it right or wrong? Mark and Jen helped one another. This sentence is wrong because one another दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ में लेते हैं। Mark and Jen दो ही व्यक्ति हैं, ठीक है। Mark and Jen help each other आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ दो लोगों की बात होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, each यहाँ पर आ जाएगा each other और यहाँ पर आ जाएगा one another. We sent each other Christmas cards. We sent each other Christmas cards यानी कि हमने भी उन्हें क्रिसमस कार्ड सेंड किए और उन्होंने भी हमें क्रिसमस कार्ड सेंड किए। यानी हम सब ने एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड सेंड किए। यहाँ पर वी आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे each other ना आके one another आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, each other, ठीक है, each other। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, one another, ठीक है ना। तो इच अदर का यूज़ हम तब करते हैं जब दो लोगों की बात हो रही हो, और वन अनदर का यूज़ हम तब करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो। आई होप आपको ये आज के 5 रूल्स कम्प्लीटली अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्लीज़ इनकी एक बार आप नोट करिएगा इन सभी रूल्स को, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये रूल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो इन सभी रूल्स को आप एक साथ नोट करके रखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।